Welcome all my dear students. This is lecture number 12 of wave motion and Doppler effect. तो आज का ये जो लेक्चर है लेक्चर 11 का पार्ट 2 है, उसका साइज थोड़ा सा ज्यादा हो रहा था इसलिए मैंने लेक्चर 11 को रिड्यूस करके एक सेपरेट पार्ट बना डाला। ठीक है, तो इस पार्ट में हम क्या करेंगे, पहले तो न्यूमेरिकल्स देखेंगे बेस्ड ऑन सुपरपोजिशन ऑफ वेव, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव एंड इंटरफेरेंस, मैक्सिमा इंटेंसिटी, मिनिमा इंटेंसिटी, सब चीजों के ऊपर न्यूमेरिकल्स देखेंगे। और इस लेक्चर के आखिरी में आपके लिए एक एक्सपेरिमेंट है, दैट इज क्विंकीज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। क्विंकीज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। तो हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था कि हमें इंटरफेरेंस करना था। तो इंटरफेरेंस कैसे किया था हमने, एक वेव लिया हमने y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस phi1 और y2 इज इक्वल टू था a2 साइन ओमेगा टी प्लस phi2। तो ये दोनों सोर्स कैसे थे, कोहेरेंट सोर्स, जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम थी और जिनका फेज डिफरेंस समय के हिसाब से चेंज नहीं होता, ऐसे दो सोर्स को बोलते हैं कोहेरेंट सोर्सेस। तो दोनों की फ्रीक्वेंसी कैसी है, सेम है। तो आफ्टर सुपरपोजिशन जो वेव मिला वो क्या था, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ओके, तो पैरामीटर विच आर चेंज्ड, कौन कौन से पैरामीटर चेंज हो गए बिकॉज ऑफ सुपरपोजिशन, दो चेंज हुए। एक तो एम्पलीट्यूड चेंज हो गया, आपका एम्पलीट्यूड चेंज हुआ, और इनिशियल फेज चेंज हो गया। देखो ना, इसका A1 था, इसका A2 था, तो सुपरपोजिशन होने के बाद A बन गया। इसका इनिशियल फेज phi1 था, phi2 था, तो क्या बन गया, थीटा बन गया। ठीक है, एंड द पैरामीटर्स विच आर नॉट चेंज्ड इवन इफ सुपरपोजिशन ऑकर आर फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज हुई, उसके बाद स्पीड ऑफ वेव, उसके बाद वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, स्पीड ऑफ वेव और वेवलेंथ, ये पैरामीटर चेंज नहीं हुए। उसके बाद दिस प्रिंसिपल इज अप्लीकेबल, ये जो प्रिंसिपल है अप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ वेव, सभी तरह के वेव के लिए ये अप्लीकेबल है। साउंड वेव्स रहने दो, लाइट वेव्स रहने दो, सभी तरह के वेव्स के लिए ये अप्लीकेबल होता है। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या किया था, a का a1 a2 के फॉर्म में फॉर्मूला बनाया था। वो फॉर्मूला था a स्क्वायर इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos डेल्टा फाई, where डेल्टा फाई इज द फेज डिफरेंस बिटवीन y1 एंड y2। ठीक है, उसके बाद इंटेंसिटी का फॉर्मूला कुछ ऐसे बना था, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ I1 I2 cos ऑफ डेल्टा फाई। परफेक्ट। उसके बाद हमने देखा था कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो cos डेल्टा फाई मैक्सिमम होना चाहिए। तो cos डेल्टा फाई मैक्सिमम कितना होता है, दैट इज इक्वल टू +1। ऐसे हो गया तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कितनी आएगी, a1 प्लस a2, और इंटेंसिटी मैक्सिमम कितनी आएगी, अंडर रूट ऑफ I1 प्लस अंडर रूट ऑफ I2। ठीक है, अंडर रूट ऑफ I1 प्लस अंडर रूट ऑफ I2, ये आएगी इंटेंसिटी मैक्सिमम, इसका स्क्वायर आएगा, इसका स्क्वायर आएगा, A1 प्लस A2, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगी A1 प्लस A2, मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी अंडर रूट ऑफ I1, बराबर ना, अंडर रूट ऑफ I1 प्लस I2। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या आएगी, अंडर रूट ऑफ I1 प्लस I2 होल स्क्वायर, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड A1 प्लस A2, मैक्सिमम इंटेंसिटी अंडर रूट ऑफ I1 प्लस I2 प्लस होल स्क्वायर। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में cos डेल्टा फाई की वैल्यू कितनी होती है, मिनिमम, मतलब -1 होती है। तो a मिनिमम क्या होगा, a1 माइनस a2, या फिर इंटेंसिटी मिनिमम कितनी होगी, अंडर रूट ऑफ I1 माइनस अंडर रूट ऑफ I2 होल स्क्वायर। ये सारी चीजों का प्रूफ मैं लास्ट लेक्चर में दे चुका हूं। ठीक है, इतनी चीजें हमने पढ़ी थी। ओके, अब देख लो एक कंसेप्ट पढ़ेंगे हम, दैट इज एवरेज इंटेंसिटी। ओके, एवरेज इंटेंसिटी क्या होती है, कैसे डिटरमाइन किया जाता है।
तो एवरेज इंटेंसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल लाइक दिस, ये जो सिंबल है ना ये और ये, इसका मतलब होता है एवरेज, एवरेज। ओके, एवरेज इंटेंसिटी इज इक्वल टू आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम डिवाइडेड बाय 2, आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम डिवाइडेड बाय 2, सो दैट विल बी इक्वल टू आई मैक्सिमम कितना है बेटा, आई मैक्सिमम होता है आपका अंडर रूट ऑफ I1 प्लस अंडर रूट ऑफ I2 होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ I1 माइनस अंडर रूट ऑफ I2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, I1 का स्क्वायर I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ I1 अंडर रूट ऑफ I2 प्लस इसका सॉल्व करेंगे तो क्या होगा I1 प्लस I2 माइनस 2 अंडर रूट ऑफ I1 I2 डिवाइडेड बाय 2, तो प्लस 2 अंडर रूट ऑफ I1 I2 माइनस 2 अंडर रूट ऑफ I1 I2 कैंसिल, I1 प्लस I1 2I1, I2 प्लस I2 2I2 डिवाइडेड बाय 2, इसमें से 2 कॉमन निकला, I1 प्लस I2 डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, तो एवरेज इंटेंसिटी का फॉर्मूला आया I1 प्लस I2। सो एवरेज इंटेंसिटी इज इक्वल टू सम ऑफ, सम मतलब एडिशन, सम ऑफ इंडिविजुअल इंटेंसिटी, सम ऑफ इंडिविजुअल इंटेंसिटी। तो एवरेज इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, सम ऑफ इंडिविजुअल इंटेंसिटी। चलो नोट करो, नोट करो इतनी चीजें, रब कर दूं, चलो ठीक है, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले आपको आने चाहिए तभी न्यूमेरिकल सॉल्व होगी। ओके, और 2-3 न्यूमेरिकल मैं आपको बताता हूं और एक कंसेप्ट और पढ़ाने का रह गया, दैट इज डिग्री ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न। ओके, वो बता दूंगा, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स करेंगे स्टैंडर्ड बुक से। ओके चलो देख लो, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, देखो हमारे पास क्या है, फॉर्मूला क्या है, लेट मी रब दिस बोर्ड प्रॉपरली मैन। चलो ठीक है, हो गया, चलो ठीक है। देख लो अभी, तो एक नॉर्मल फॉर्मूला लिख लो, जनरल फॉर्मूला, आई मैक्स बाय आई मीन इज इक्वल टू, मैक्स कितना, A1 प्लस A2 होल स्क्वायर, दिस इज एम्पलीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल वेव डिवाइडेड बाय A1 माइनस A2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ I1 प्लस अंडर रूट ऑफ I2 होल स्क्वायर divided by under root of I1 minus under root of I2 whole square. Okay, so these are the general formulas. Okay, and what is my I1 by I2? I is directly proportional to square of amplitude, so I1 by I2 will be A1 by A2 whole square. Okay, so let me take one interesting quantity for you, and that quantity is degree of interference pattern. लिखो degree ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न। तो हमेशा याद रखना, डिग्री ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न डिनोटेड बाय स्मॉल f, और समटाइम इट इज आल्सो कॉल्ड एज क्लैरिटी ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न। दिस इज द क्लैरिटी। ओके, क्लियरिटी, कितना क्लियर आपका इंटरफेरेंस पैटर्न होगा, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न, क्लैरिटी ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न। तो सिंपल सी चीज है बेटा, जब तक आपका डार्क बैंड या मिनिमा जितना डार्क या जितना कम होगा उतना आपका इंटरफेरेंस पैटर्न क्लियर होगा। ओके, जितना आपका मिनिमा कम से कम मिनिमा होगा, तो मिनिमा और मैक्सिमा का अच्छे से फर्क आप कर सकते हो, तो उतना आपका इंटरफेरेंस पैटर्न क्लियर होगा। तो इसकी डेफिनेशन है, बेसिक फॉर्मूला, F इज इक्वल टू आई मैक्स माइनस आई मीन डिवाइडेड बाय आई मैक्स प्लस आई मीन इनटू 100। ओके, परसेंट में आंसर आता है। आई मैक्स इज मैक्सिमम इंटेंसिटी, आई मीन इज मिनिमम इंटेंसिटी, तो आई मैक्स माइनस आई मीन डिवाइडेड बाय आई मैक्स प्लस आई मीन इंटू 100। ओके, सो अब कुछ चीजें मैं आपको बताता हूं, तो देख लो कंडीशन फॉर परफेक्ट
इंटरफेरेंस पैटर्न, कंडीशन फॉर परफेक्ट इंटरफेरेंस पैटर्न। तो इंटरफेरेंस पैटर्न परफेक्ट आने के लिए कुछ कंडीशन है। तो पहली कंडीशन, अगर दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड सेम है तो आपका इंटरफेरेंस पैटर्न परफेक्ट आएगा। कैसे, देख लो। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी आई मैक्स क्या आएगा, A1 प्लस A2 होल स्क्वायर, मतलब A प्लस A होल स्क्वायर, तो 2A का स्क्वायर मतलब 4A स्क्वायर। तो मैक्सिमा पे इंटेंसिटी कितनी होगी, 4A स्क्वायर। और मिनिमा पे क्या होगी, A1 माइनस A2 होल स्क्वायर, A माइनस A होल स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0। तो मिनिमा बहुत अच्छा मिनिमा होगा, मैक्सिमा बहुत अच्छा मैक्सिमा होगा, ठीक है ना। तो अगर ऐसी कंडीशन आप मेंटेन कर रहे हो तो इंटरफेरेंस पैटर्न बहुत अच्छा होगा। A1 इज इक्वल टू, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है तो मैक्सिमा पे इंटेंसिटी होगी 4A स्क्वायर और मिनिमा पे 0। तो एक जगह बहुत कम और एक जगह बहुत ज्यादा, तो दोनों के बीच का डिफरेंस आप अच्छे से कर सकते हो एंड योर इंटरफेरेंस पैटर्न विल बी परफेक्ट। ओके, स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न, ठीक है। और अगर आप A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A होगा तो क्या हो जाएगा, I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। तो I मैक्सिमा कितना होगा, I मैक्सिमा विल बी रूट I1 प्लस रूट I2 होल स्क्वायर, सो दैट विल बी रूट I प्लस रूट I होल स्क्वायर। तो 2 रूट I का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4I। मैक्सिमम पे इंटेंसिटी कितनी होगी, 4I। एंड व्हाट विल बी द इंटेंसिटी एट मिनिमा पे इंटेंसिटी क्या होगी, रूट I1 माइनस रूट I2 होल स्क्वायर। तो I1 की जगह I2 की जगह I, तो ये आ जाएगा 0। तो मैक्सिमा पे इंटेंसिटी कितनी आएगी, 4I, और मिनिमा पे इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी, 0। तो व्हाट अबाउट माय डिग्री ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न, दिस विल बी मैक्सिमम 100% आएगा। देखो कैसे 100% आएगा। तो मैक्सिमा पे इंटेंसिटी कितनी आई, 4I माइनस मिनिमा पे 0, और यहाँ पर 4I प्लस 0 इंटू 100, तो 4I कैंसिल, तो कितना आएगा 100%, या फिर यूनिटी, मैग्नीट्यूड बोलोगे तो यूनिटी आएगी, परसेंटेज बोलोगे तो 100% आएगा। तो स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न या परफेक्ट इंटरफेरेंस पैटर्न कब आएगा, जब दो इंटरफेयरिंग वेव्स का एम्पलीट्यूड सेम होगा। तो एम्पलीट्यूड जब सेम होता है तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होती है 4A स्क्वायर, मिनिमम एम्पलीट्यूड होती है 0, और दोनों की एम्पलीट्यूड सेम होने के कारण, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम होने के कारण दोनों की इंटेंसिटी भी सेम होगी। तो मैक्सिमा की इंटेंसिटी आएगी 4I, मिनिमा की इंटेंसिटी आएगी 0, और उसका जो डिग्री ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न है जो कि Imax माइनस Imax प्लस Imin इंटू 100 होता है, वो आएगा 100% या यूनिटी, ठीक है। तो इतने फॉर्मूले समझने के बाद अब हम शुरू करते हैं न्यूमेरिकल्स। Let us start the numericals on interference और principle of superposition of wave। न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले एक चीज याद रखो, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव इज आल्सो एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स रहने दो, वेलोसिटीज रहने दो, ऑल टाइप्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज को भी ये एप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। देख लो, सारे फॉर्मूले पहले याद रख लेना। अभी जो बताया मैंने 10-15 मिनट रिवाइज किया, डिग्री ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न और एवरेज इंटेंसिटी, ये दो नए टर्म सिखाए, और वो लास्ट लेक्चर वाले फॉर्मूले रिवाइज किए। तो ये न्यूमेरिकल्स आपको आ जाएंगे, ठीक है। तो Imax बाय Imin इतना है, देन फाइंड I1 बाय I2, इसका ये आंसर है। देखो, तो Imax डिवाइडेड बाय Imin का फॉर्मूला होता है A1 प्लस A2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय A1 माइनस A2 होल स्क्वायर, ठीक है। तो व्हाट इज Imax बाय Imin, 25s/1, और इसको कैसा लिखेंगे हम, एक ही ब्रैकेट में लिखेंगे A1 प्लस A2 डिवाइडेड बाय A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर इधर आके स्क्वायर रूट, तो 25 का स्क्वायर रूट आएगा 5, 1 का आएगा 1, ये आ गया A1 प्लस A2 डिवाइडेड बाय A1 माइनस A2। अब यहाँ पे करेंगे कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो रूल, मतलब A प्लस B, A माइनस B और A बाय B। तो ये जो प्रोसेस है इधर शिफ्ट करेंगे, यहाँ की प्रोसेस इधर शिफ्ट करेंगे। कैसे, देखो, ऊपर एडिशन है, नीचे सब्सट्रैक्शन है। तो 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 1, समझ रहे हो, 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 1 इज इक्वल टू, इधर की प्रोसेस इधर शिफ्ट कर लेंगे, A1 बाय A2। इधर क्या था, 1 बाय 2 था ना, तो A1 बाय A2, और ये जो प्रोसेस थी A प्लस B, A माइनस B, तो A प्लस B, A माइनस B, यहाँ की प्रोसेस यहाँ की प्रोसेस यहाँ हम शिफ्ट कर सकते हैं। इसको बोलते हैं कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो रूल। तो क्या आएगा, 5 और 1 6,
और 5 में से गया 4, यह आया a1/a2, ठीक है। तो ये आएगा 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, तो क्या आया a1/a2 is equal to 3/2. But they are not asking about amplitude, they are asking about intensities, and we know that intensity is directly proportional to square of amplitude. ये समझा या नहीं समझा? अबे 10th में है ना तुम्हारे को कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो रूल, ठीक है। इधर की प्रोसेस इधर शिफ्ट की, इधर की प्रोसेस इधर शिफ्ट की। सम डिवाइडेड बाय सब्सट्रैक्शन है ना, तो 5 + 1 5 - 1 ऐसे किया, और इधर का जो था इधर शिफ्ट किया। या फिर ऐसे करो, इन दोनों में से क्या करो, a2 कॉमन निकालो, क्या आ जाएगा 5/1 इज इक्वल टू, सब इक्वेशन को a2 से डिवाइड करो, a1/a2 प्लस a2/a2 डिवाइडेड बाय a1/a2 माइनस a2/a2। तो a2 कैंसिल, a2 कैंसिल, यहाँ पर 1 आएगा, a1/2 आएगा, a1/2 आएगा, फिर टाइम पास करो, वही आंसर आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करो, सेम आंसर आएगा मेरे भाई। तो ये शॉर्टकट याद रख लो ना, सिंपल जाएगा आपको, ठीक है। तो i डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा i1/i2 इज इक्वल टू a1/a2 होल स्क्वायर। तो a1/a2 कितना है 3/2 का होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, ओके। तो 9/4 परफेक्ट आंसर। अब इसको करना है, आपके लिए होमवर्क है, सेम आंसर आएगा, ठीक है। तो न्यूमेरिकल नंबर 1 सॉल्व हो गया, ओके। लेट अस क्विकली मूव टू न्यूमेरिकल नंबर 2। In numerical number 2, we will use the concept of degree of interference. What is the formula for degree of interference? F is equal to Imax minus Imean divided by Imax plus Imean into 100 and degree of interference is denoted by small f. Okay, तो क्या बोल रहा है, if in interference the degree of interference मतलब degree of interference is 60%, okay, then find the ratio of intensities and amplitude of a wave, कोई टेंशन नहीं, okay। तो degree of interference क्या होता है, Imax minus Imean divided by Imax plus Imean into 100 is equal to 60, okay। ये डिग्री ऑफ इंटरफेरेंस का फॉर्मूला है। तो ये 0 कैंसिल, ये 10 को इधर शिफ्ट कर लो, तो क्या आएगा ये Imax माइनस Imean, Imax प्लस Imean, तो Imax डिवाइडेड बाय, अब ये देखो Imax बाय Imean इंटरफेरेंस, ठीक है। चलो, तो Imax की जगह क्या लिख सकते हो आप, Imax की जगह हम लिख सकते हैं मैक्सिमम इंटेंसिटी। मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है A1 प्लस A2 होल स्क्वायर, मिनिमम होती है A1 माइनस A2 होल स्क्वायर, ठीक है, और होल डिवाइडेड बाय मैक्सिमम इंटेंसिटी A1 प्लस A2 होल स्क्वायर प्लस A1 माइनस A2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6/10। सिंपली 10 को इधर शिफ्ट किया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, A1 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 प्लस A2 स्क्वायर माइनस, ये माइनस है ना, इन ब्रैकेट, इसको सॉल्व करो, A1 स्क्वायर माइनस 2A1 A2 प्लस A2 स्क्वायर, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया। इसको सॉल्व किया, माइनस इसको सॉल्व किया, होल डिवाइडेड बाय, इसको सॉल्व करो, क्या आ जाएगा A1 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 प्लस A2 स्क्वायर प्लस, इसको सॉल्व करो, A1 स्क्वायर माइनस 2A1 A2 प्लस A2 स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व कर लिया, इज इक्वल टू, इधर क्या बचा 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10। तो माइनस से अगर अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये माइनस 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 प्लस, ये माइनस प्लस A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर कैंसिल। तो न्यूमरेटर क्या आया 2A1 A2 2A1 A2 4A1 A2 डिवाइडेड बाय, नीचे क्या बचा 2A1 A2 प्लस 2A1 A2 माइनस कैंसिल, A1 स्क्वायर प्लस A1 स्क्वायर 2A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर 2A2 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आया 3/5, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब 2 कॉमन निकलेगा, 2 2 ज़ा 4 आएगा, ठीक है। ये 2 को इधर शिफ्ट कर लो, क्या आएगा A1 A2 डिवाइडेड बाय A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर इज इक्वल टू 3/10, ओके। 5 2 ज़ा 10। अब क्या निकालना है हमें, हमें निकालना है A1/A2 निकालना है। पहले A1/A2 निकालना है, तो क्या करो, सारे इक्वेशन को A2 स्क्वायर से डिवाइड करो, क्या आएगा A1 A2 डिवाइडेड बाय A2 स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय A1 स्क्वायर बाय A2 स्क्वायर प्लस
a2 स्क्वायर बाय a2 स्क्वायर इज इक्वल टू 3/10। तो एक a2 कैंसल, a2 स्क्वायर कैंसल, और यहाँ पर a1/a2 होल स्क्वायर। तो क्या बचेगा, अब देखो पुट a1/a2 इज इक्वल टू r, दैट इज सपोज r रख दिया हमने, तो क्या आ जाएगा, a1/a2 की वैल्यू आएगी r डिवाइडेड बाय a1/a2 होल स्क्वायर, मतलब r स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू आएगा 3/10। ठीक है, यहाँ तक नोट करो। ठीक है, स्पेस नहीं है, रब करना पड़ेगा। यहाँ तक नोट करो बेटा, अच्छे से नोट करो। परफेक्ट, ठीक है, हो गया, इतना लिख लिया आपने। चलो ठीक है, देखो आगे क्या करेंगे, हमें r की वैल्यू पता करना है। r की वैल्यू पता करोगे तो इंटेंसिटी का रेशियो तो बहुत आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, चलो देखेंगे। अरे बहुत गीला हो गया यार ये तो, एक मिनट, सॉरी, देख लो, इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है। ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 10r इज इक्वल टू इन ब्रैकेट 3r स्क्वायर प्लस 1, तो क्या आएगा 3r स्क्वायर प्लस 3 प्लस 10r इज इक्वल टू, सॉरी, एक मिनट, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3r स्क्वायर प्लस 3 और प्लस 10r इधर जाके माइनस 10r इज इक्वल टू 0, तो 3r स्क्वायर माइनस 10r प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये क्या आएगा, 3 3 9, तो इसको क्या लिखेंगे हम, इसको क्या लिखेंगे 3r स्क्वायर माइनस 9r माइनस r प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यार। ठीक है, अब ये सॉल्व कर लेना। तो 3 कॉमन निकालो, अंदर क्या, सॉरी 3r कॉमन, इस माइनस 10r को हमने ऐसा लिख सकते हैं, 3r कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचा, r माइनस 3 3 r माइनस 3, यहाँ से माइनस 1 कॉमन निकालो, क्या बचा r माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 3r माइनस 1 इंटू r माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो 3r माइनस 1 इज इक्वल टू 0, r माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो 3r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, तो r इज इक्वल टू क्या आएगा 1/3, या फिर r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3, और तो r इज इक्वल टू आएगा 3/1, तो r इज इक्वल टू 1/3 या 3/1 दोनों हो सकते हैं। ठीक है, दोनों हो सकते हैं। अब कौन सा एम्पलीट्यूड बड़ा और कौन सा छोटा हो सकता है। ठीक है, तो हम इसके हिसाब से जाएंगे, a1/a2 इज इक्वल टू 3s/1। ठीक है, तो r 3s/1, तो a1/a2 आया हमारा 3s/1। ठीक है, तो फिर i1/a2 क्या आएगा, i1/a2 इज इक्वल टू a1/a2 का होल स्क्वायर, तो 3s/1 का होल स्क्वायर क्या आएगा 9s/1। चलो नोट करो। अब इसको और एक तरीका है सॉल्व करने का, मैं आपको बताता हूँ। ये तो बहुत लेंदी मेथड हो गई, ओके, बहुत टाइम चले जाएगा, जब तक सॉल्व करोगे पेपर ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एक सिंपल मेथड है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, देख लो, और वो कंफर्म मेथड है। ठीक है, इसमें 2 आंसर भी नहीं आएंगे आपके। क्या, इन एन इंटरफेरेंस पैटर्न इफ डिग्री ऑफ इंटरफेरेंस इज 60%, तो f आया हमारा 60%, तो f का फॉर्मूला क्या है, Imax माइनस Imean डिवाइडेड बाय Imax प्लस Imean इज इक्वल टू 60/100, इधर का 100 इधर चला गया। ठीक है ना, 2 ये 0 कैंसिल, 2 3 2 5, तो इसको उल्टा करो, क्या होगा Imax प्लस Imean डिवाइडेड बाय Imax माइनस Imean इज इक्वल टू 5/3। ठीक है, अब यहाँ पर कंपोनेंट टू डिविडेंड रूल यूज करेंगे, ये प्लस बाय माइनस इधर शिफ्ट करो, क्या आ जाएगा ये 5 प्लस 3 5 माइनस 3, समझ रहे हो, 5 प्लस 3 5 माइनस 3, तो ये क्या हो जाएगा, ये इधर ये शिफ्ट हो जाएगा Imax बाय Imean, इधर की प्रोसेस इधर शिफ्ट की, प्लस माइनस इधर शिफ्ट किया, तो 5 और 3 8, 5 और 3 8, 5 में से 3 गए 2, बराबर ना, 5 और 3 कितने हो गए 8, और 5 में से 3 गए 2। ठीक है, तो दिस विल बी 2 1 2, 2 4 8, तो ये आया 4s/1। ठीक है ना,
तो वी हैव टू फाइंड आउट a1 बाई a2 ना, तो आई मैक्स बाय आई मीन आया 4:1, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर आगे आई मैक्स की जगह क्या रख सकते हो, a1 प्लस a2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a1 माइनस a2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4:1। तो ये पूरा स्क्वायर इधर आके स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो a1 प्लस a2 डिवाइडेड बाय a1 माइनस a2, 4 का स्क्वायर रूट 2, 1 का स्क्वायर रूट 1। फिर से कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंड रूल, तो एडिशन प्लस सब्सट्रैक्शन, तो 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1, और इधर क्या आ जाएगा a1 बाय a2, तो 2 प्लस 1 इज 3, 2 माइनस 1 इज 1, तो a1 बाय a2 कितना आया 3:1, a1 बाय 2 कितना आया 3:1। अब a1 बाय a2 से i1 बाय a2 निकालना नॉट दैट मच बिग डील है, because I is directly proportional to a square, so i1 by i2 is equal to a1 by a2 whole square, तो 3:1 का होल स्क्वायर 9:1, परफेक्ट। ठीक है, तो कॉम्पोनेंट और डिविडेंड रूल आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है जब भी हम मैक्सिमा मिनिमा इंटेंसिटी के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, दिस इज सिंपली अ क्वेश्चन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर टाइप का क्वेश्चन है वो, ठीक है, उसको हम सॉल्व कर लेंगे। देखो, टू वेव्स हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम एम्पलीट्यूड, दोनों का फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड सेम है, तो एक कंडीशन डिराइव करेंगे हम, कैसे देख लो। इफ फ्रीक्वेंसी तो सेम होगी ही, कोहेरेंट सोर्सेस हैं, जो फेज डिफरेंस होगा टाइम के हिसाब से नहीं बदलेगा, और एम्पलीट्यूड भी सेम है, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला है a स्क्वायर इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos डेल्टा फाई। ठीक है, इफ a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू a, दोनों का एम्पलीट्यूड कैसे है, सेम है, तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2a इंटू a, मतलब 2a स्क्वायर cos ऑफ डेल्टा फाई। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos ऑफ डेल्टा फाई। तो 2a स्क्वायर कॉमन निकालो, a स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर कॉमन 1 प्लस cos ऑफ डेल्टा फाई। ठीक है, तो आई हैव अ फॉर्मूला फॉर cos ऑफ डबल एंगल, cos ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला है ना, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ये दोनों को इक्वेट करो, ये दोनों को इक्वेट करो, क्या हो जाएगा cos ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये माइनस इधर आके प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा। अब क्या करो, एंगल को 2 से डिवाइड कर दो, ऐसा चलता है, चलता है, क्या आएगा फिर 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 प्लस cos ऑफ थीटा। तो 1 प्लस cos थीटा के जगह आप क्या रख सकते हो 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये जो क्वांटिटी है 1 प्लस cos डेल्टा फाई, इसके जगह क्या रख सकते हो आप। सो जनरल कंडीशन इज a स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर इनटू, इसके जगह ऐसा फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या आएगा 2 cos स्क्वायर डेल्टा फाई बाय 2। ठीक है, तो 2 इंटू 2 4, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर cos स्क्वायर डेल्टा फाई बाय 2, याद रख लो, याद रख लो। ठीक है, a स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर cos स्क्वायर डेल्टा फाई बाय 2, cos स्क्वायर डेल्टा फाई बाय 2। ठीक है, तो ये फॉर्मूले से ये चारों न्यूमेरिकल्स बहुत जल्दी ही सॉल्व हो जाएंगे। ये कब यूज करेंगे, जब दोनों का एम्पलीट्यूड कैसे होगा, सेम होगा। ठीक है, तो अब यहां पर क्या बोल रहा है देखो, लेट मी राइट द फॉर्मूला अगेन फॉर यू। सो द फॉर्मूला विल बी a स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर cos स्क्वायर डेल्टा फाई बाय 2। तो क्या बोल रहा है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड 2a होगी तब फेज डिफरेंस कितना होगा, तो रख दो यहां पे वैल्यू, क्या आएगा इफ नंबर 1 a इज इक्वल टू 2a। ओके, तो ऐसा कब होगा, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है ना, तो ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। तो a 2a होगा, तो 2a की वैल्यू यहां रखोगे, 2a का स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर cos स्क्वायर डेल्टा फाई बाय 2, तो 4a स्क्वायर कैंसल,
तो कॉस स्क्वायर डेल्टा फाइव बाई टू इज इक्वल टू 1। तो स्क्वायर इधर जाके स्क्वायर रूट, तो कॉस ऑफ डेल्टा फाइव बाई टू इज अगेन 1। ओके, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ 1। तो डेल्टा फाइव बाई टू इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1। और क्या गलत हुआ भाई, क्या गलत हुआ? ठीक है, कॉस इनवर्स ऑफ 1, कॉस इनवर्स ऑफ 1 इज 0 ना, परफेक्ट, कोई कुछ भी गलत नहीं। कॉस इनवर्स ऑफ 1 इज 0, तो डेल्टा फाइव बाई टू इज इक्वल टू 0, तो डेल्टा फाइव इज इक्वल टू 0 इंटू 2 इज 0, तो डेल्टा फाइव कितना है 0 डिग्री। ठीक है, नोट करो। चलो बाकी के सॉल्व कर सकते हो आप, पॉज करके प्रैक्टिस करो, नहीं तो सॉल्यूशन देख लो। नंबर 2, a इज इक्वल टू, अगर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड √2a है, ठीक है, तो एम्पलीट्यूड सेम होंगी तो ये कंडीशन ट्रू होगी। ओके, तो यहाँ पर a की जगह √2a रखोगे तो √2 का स्क्वायर 2 और a स्क्वायर का a स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर क्या है 4a स्क्वायर। अरे भाई a की जगह ये वैल्यू रख दो, √2 का स्क्वायर 2, a का स्क्वायर a स्क्वायर, 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा फाइव बाई टू, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, 2 1 2 2 2 4, इधर 2 आ गया, इधर बचा 1/2, इधर बचा कॉस स्क्वायर डेल्टा फाइव बाई टू, स्क्वायर इधर आके स्क्वायर रूट, तो कॉस ऑफ डेल्टा फाइव बाई टू, कॉस ऑफ डेल्टा फाइव बाई टू, स्क्वायर इधर आके स्क्वायर रूट, 1 का स्क्वायर रूट 1, 2 का नहीं निकलता 1/√2, तो कॉस इधर जाके कॉस इनवर्स, तो डेल्टा फाइव बाई टू इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1/√2, कॉस इनवर्स ऑफ 1/√2 इज 45 डिग्री, so delta phi by 2 will be 45 degree. I want delta phi, so delta phi is equal to 2 into 45 degree, that will be equal to 90 degree, which is 100% correct. हो गया, चलो सॉल्व करो। न्यूमेरिकल नंबर 3, न्यूमेरिकल नंबर 3 देख लो, अच्छे से सॉल्व कर लो उसको। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, इफ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज a, मतलब a इज इक्वल टू a है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है। ऐसा कब होता है, a की जगह देखो तो क्या होगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा फाइव बाई टू, a स्क्वायर कैंसल, इधर ये 4 आ जाएगा, तो ये 1/4 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर डेल्टा फाइव बाई टू, स्क्वायर इधर आके स्क्वायर रूट, तो कॉस ऑफ डेल्टा फाइव बाई टू, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 इज 1/2, कॉस इधर जाके कॉस इनवर्स, तो डेल्टा फाइव बाई टू इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1/2, 0 1/2, तो 1/2 होता है 60 डिग्री, कॉस इनवर्स ऑफ 1/2 60 डिग्री, तो डेल्टा फाइव बाई टू इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये 2 को उधर भेज दो, तो दिस इम्प्लाइज दैट डेल्टा फाइव इज इक्वल टू 120 डिग्री। ओके, वेक्टर की तरह, याद आया वेक्टर में भी ऐसे न्यूमेरिकल हमने किए, कितना 120 डिग्री, परफेक्ट। लास्ट वन 0, न्यूमेरिकल नंबर 4, a जब 0 है, नेट एम्पलीट्यूड 0 है, ओके 180 डिग्री, कोई भी बता सकता है, सॉल्व करके देखेंगे। तो 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा फाइव बाई टू, तो ये 4a स्क्वायर इधर आके 0 से जीरो को किससे भी डिवाइड करो 0 आ जाएगा, कॉस स्क्वायर डेल्टा फाइव बाई टू इज इक्वल टू 0, स्क्वायर रूट निकालोगे तो भी 0 बचेगा, cos ऑफ डेल्टा फाइव बाई टू इज इक्वल टू 0, सो डेल्टा फाइव बाई टू इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 0, तो डेल्टा फाइव बाई टू कॉस इनवर्स ऑफ 0 इज 90 डिग्री, तो डेल्टा फाइव कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, चलो नोट करो। चलो तो ये लास्ट 2 न्यूमेरिकल्स, इसके बाद देखेंगे हम क्विंकीज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ओके, तो mx बाय a मीन है 9s/7, यू हैव टू फाइंड i1 बाय i2, ये आंसर है आपका। ठीक है, ट्राई करोगे पॉज करके, करो वरना सोल्यूशन देखो। ठीक है, तो a मैक्स क्या होगा, a1 प्लस a2, a मिनिमम क्या होगा, a1 माइनस a2, इसकी वैल्यू है 9s/7। ये प्रोसेस इधर शिफ्ट करो, इधर की इधर शिफ्ट करो, तो क्या आएगा, a1 बाय a2 इज इक्वल टू न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, तो 9 + 7 is 16 and 9 - 7 is 2, so this will be 8/1. Okay, so this is the ratio of amplitude, a1 by a2 is equal to 8/1. what they ask, क्या पूछा है उन्होंने, i1 by i2, तो सबको पता है इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, सो i1 by i2 is equal to a1 by a2
होल स्क्वायर, दैट विल बी a1 by a2 का रेशियो है 8:1 होल स्क्वायर, सो फाइनली द आंसर विल बी 64:1 विच इज परफेक्टली ऑल राइट। ठीक है, देन नेक्स्ट वन, a1 by 2 is 5/4, I max by I min आपको पता करना है, कोई टेंशन नहीं। तो I max by I min की वैल्यू होती है a1 plus a2 डिवाइडेड बाय a1 minus a2 होल स्क्वायर। वी हैव वैल्यू ऑफ a1 by a2 as 5/4। ठीक है, तो a1 is equal to 5, a2 is equal to 4, यहाँ पर रख दो, क्या हो जाएगा, दिस implies that a1 5 plus 4 डिवाइडेड बाय 5 minus 4 का स्क्वायर। ओके, यहाँ से क्या हो जाएगा, a1 को अगर आपने 5 ले लिया तो a2 कितना आ जाएगा 4, तो a1 की जगह a1, a2 की जगह a1 रख दिया, तो 5 और 4 9, 9 का स्क्वायर 81, 5 minus 4 1, 1 का स्क्वायर 1, तो आंसर इज 81:1, 81:1। ठीक है, चलो नोट करो, इतनी चीजें नोट करो। ठीक है, तो यहाँ पर ये न्यूमेरिकल पोर्शन आपका खत्म हो गया। अब शुरू करते हैं ट्विंकीज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। बहुत ही आसान सा एक्सपेरिमेंट है, और ये जो एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट से हम स्पीड ऑफ साउंड इन एयर डिटरमाइन कर सकते हैं। वी कैन डिटरमाइन द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एंड ऑल्सो द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ओके, पाथ डिफरेंस डिटरमाइन कर सकते हैं और फेज डिफरेंस भी डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, दो कैपिटल यू शेप्ड ग्लास ट्यूब होते हैं। देखो, दिस इज माय वन कैपिटल यू शेप्ड ग्लास ट्यूब। ओके, और ये जो ग्लास ट्यूब है इसको रखेंगे फिक्स, दिस इज फिक्स ग्लास ट्यूब। ठीक है, ये है मेरी फिक्स्ड ग्लास ट्यूब, इसको हम मूव नहीं करने वाले हैं, फिक्स ग्लास ट्यूब। ओके, इसको मूव नहीं करेंगे। अब इसके अंदर और एक ग्लास ट्यूब फिक्स करेंगे जिसकी डायमीटर थोड़ी छोटी होगी। छोटी इसलिए होगी ताकि इसके अंदर हम उसको स्लाइड कर सकते हैं, स्लाइड कर सकते हैं। ये दूसरी ग्लास ट्यूब हो गई। ठीक है, इसको बाहर खींचेंगे, इसको अंदर ढक लेंगे। ठीक है, सो दिस इज मूवेबल ग्लास ट्यूब, मूवेबल ग्लास ट्यूब। ठीक है, अब होता क्या है, यहाँ पर एक ओपनिंग होती है, इस ओपनिंग पर हम एक विसल रखते हैं, विसल मतलब सीटी। ठीक है ना, तो वो विसल एक स्पेशल टाइप की होती है, उसको बोलते हैं गाल्टन्स विसल। गाल्टन्स विसल, विसल मतलब सीटी। अभी गाल्टन्स विसल का काम क्या होता है, इट प्रोड्यूस अल्ट्रासोनिक साउंड। क्या प्रोड्यूस करता है, अल्ट्रासोनिक साउंड बोल दो, अल्ट्रासोनिक वेव बोल दो, जो ह्यूमंस सुन नहीं सकते। ठीक है ना, और इसकी जो एनर्जी होती है बहुत ज्यादा होती है। क्यों, बिकॉज इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा होती है। ऐसे साउंड को हम बोलते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड, जो कि ह्यूमन सुन नहीं सकते। ह्यूमन की ऑडियो रेंज क्या है, 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, तो 20 से ज्यादा वाली फ्रीक्वेंसी हम सुन नहीं सकते, उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। ओके, अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक फ्लेम रखेंगे। ओके, कैंडल है एक ऐसी, और ये कैंडल हम ऐसी बर्न कर चुके हैं। यहाँ पर एक फ्लेम है, इसको डिटेक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लेम जो डिटेक्ट करेगी, फ्लेम, इसको बोलेंगे डिटेक्टर। क्या बोलेंगे, डिटेक्टर। अब यहाँ पर जो होगा, एक स्केल फिटेड है ऐसी। ओके, स्केल इज फिटेड, सो दिस स्केल इट इज यूज्ड टू मेजर द लेंथ, कितना लेंथ आपने इसको बाहर खींचा, स्केल। ठीक है, तो अब कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया आपको। यहां पर एक ओपनिंग है, यहां पर दूसरी ओपनिंग है, इस ओपनिंग पे हमने फ्लेम रखा, इस ओपनिंग पे हमने गाल्टन्स वेसल रखी जो कि अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करेगी। साउंड वेव्स को ट्रैवल करने के लिए दो पाथ है। अभी कितने पाथ है, दो पाथ है। ये फिक्स ग्लास ट्यूब है, और इस ग्लास ट्यूब को हम आउटवर्ड खींच के ये पाथ बढ़ा सकते हैं। ओके, चलो, तो इनिशियली सबसे पहले आपको क्या करना है, अब क्या करेंगे हम इसको, चलो नाम दे देता हूं मैं इसको। ठीक है, देखो यहां पे लिख देता हूं ए, ये बी, और ये सी, और यहां पे लिख देता हूं डी। ओके, तो ये ग्लास ट्यूब को ऐसे एडजस्ट करना है। अब यहां से एक ही साउंड प्रोड्यूस होगा और जो दो अलग अलग पाथ में से ट्रैवल करेगा। ठीक है,
तो अब ये ग्लास ट्यूब को अंदर ढकल के मैंने ऐसे एडजस्ट किया कि ये पाथ ABC और ADE दोनों कैसे होंगे, सेम होंगे। ओके, इनिशियली पाथ ABD इज इक्वल टू पाथ ADE। ओके, दोनों पाथ कैसे होंगे, सेम होंगे। दोनों पाथ कैसे होंगे, सेम होंगे। अब पाथ सेम होंगे तो यहां से एक वेव ट्रेवल करेगा। मान लो क्या है, कॉम्प्रेशन है, कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शन, कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शन, कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शन, कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शन, कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शन, कॉम्प्रेशन। यहां पर क्या आया, कॉम्प्रेशन आया। अब यहां से निकलने वाला साउंड एक पाथ ट्रेवल किया, मान लो ये है 10 मीटर। कितना, 10 मीटर फॉर सिंप्लिसिटी, 10 मीटर। तो ये कॉम्प्रेशन इधर भी जाएगा ना, जब तो ये कॉम्प्रेशन इधर है तो ये कॉम्प्रेशन इधर भी जाएगा। कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शन, कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शन, कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शन, कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शन। तो ये भी 10 मीटर अगर ट्रैवल करेगा तो इस पॉइंट पे दोनों क्या आएंगे, कॉम्प्रेशन आएंगे। बिकॉज ABD और AD दोनों पाथ कैसे, सेम है। तो यहां से कॉम्प्रेशन अगर निकल रहे हैं तो एक कॉम्प्रेशन ने 10 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया तो दूसरा कॉम्प्रेशन भी कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, 10 मीटर। तो दोनों के अंदर का पाथ डिफरेंस कितना होगा, ओके, पाथ डिफरेंस डेल्टा x विल बी 0। इसने जितना पाथ ट्रैवल किया उतना ही पाथ इसने ट्रैवल किया, पाथ डिफरेंस 0। तो ये जो फ्लेम है मैक्सिमम ऑसिलेट होने लगेगी। तो मैक्सिमम क्यों ऑसिलेट हुई, बिकॉज कॉम्प्रेशन पे कॉम्प्रेशन इंसिडेंट हुआ। तो कॉम्प्रेशन पे अगर कॉम्प्रेशन इंसिडेंट होगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और एम्पलीट्यूड का वेरिएशन कैसे होगा, ज्यादा होगा। यहाँ की जो इंटेंसिटी आएगी इसकी मैक्सिमम होगी। इंटेंसिटी मैक्सिमम होने के कारण ये जो फ्लेम है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करने लगेगी। ठीक है, तो डेल्टा एक्स जब 0 था तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, हमने ये ऑब्जर्व किया कि ये जो फ्लेम है इसका ऑसिलेशंस कैसा था, मैक्सिमम था। मतलब कौन सा इंटरफेरेंस हुआ, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। चलो इसको शॉर्टकट लिखूंगा मैं, CI, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो पहले इनिशियली हमने जब पाथ सेम रखा तो कौन सा इंटरफेरेंस हुआ, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो पाथ डिफरेंस कितना आया, 0, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ओके, तो पाथ डिफरेंस 0 पे क्या है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको बाहर खींचूंगा। अब मैंने ट्यूब को अगर L लेंथ से बाहर खींचा, L लेंथ से बाहर खींचा तो पाथ डिफरेंस कितना बढ़ जाएगा, 2L। बिकॉज यहां की L बढ़ गई और यहां की भी L बढ़ गई ना, तो पाथ डिफरेंस कितने से बढ़ेगा, 2L से। ओके, तो जब मैंने इसको बाहर खींचा 2L इज इक्वल टू λ/2 डिस्टेंस से। कितने से, λ/2 डिस्टेंस से। तो हुआ क्या, यहां से निकला कॉम्प्रेशन। तो जब ये कॉम्प्रेशन यहां पहुंचा, तो यहां से निकलने वाला कॉम्प्रेशन यहां तक पहुंचा, ये कॉम्प्रेशन यहां तक पहुंचा। बिकॉज अब की बार ये पाथ ज्यादा है, तो जब ये कॉम्प्रेशन यहां से यहां तक पहुंचा तो ये कॉम्प्रेशन यहां से यहां तक पहुंचा। तो ये क्या, इसका ये कॉम्प्रेशन, यहां वाला कॉम्प्रेशन इसका रास्ता देखेगा क्या, भाई तू आ, हम दोनों मिलके कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे, नहीं, ये आगे निकल जाएगा। तो यहां का कॉम्प्रेशन अगर आगे निकल गया तो यहां क्या आ जाएगा, रेयरफैक्शन। तो जब यहां पर रेयरफैक्शन आएगा तब यहां का कॉम्प्रेशन यहां तक आएगा। तो कॉम्प्रेशन के साथ कौन मिक्स होगा, रेयरफैक्शन। तो कौन सा इंटरफेरेंस होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और इस पाथ डिफरेंस पे क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कैसे, समझो, अब समझो, देखो, ये है 1 2 3 4 5 6 7, ऐसा एक वेव है। दूसरा वेव ऐसा है। चलो ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं फेयर कर देता हूं आपके लिए ताकि आपको लॉजिक अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, देख लो। तो क्या हुआ, अरे यार एक मिनट, लेट मी रब दिस प्रॉपरली। तो देखो, तो ये मेरा ऐसा, अरे यार, ठीक है, ऐसा है। तो पहला वेव और दूसरा वेव ऐसे हैं। ओके, तो दोनों का पाथ कैसा है, सेम है। पाथ कैसा है, सेम है। तो क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट, ट्रफ के ऊपर ट्रफ। तो क्रेस्ट इज इक्विवेलेंट टू कंप्रेशन, ट्रफ इज इक्विवेलेंट टू रेयरफैक्शन। तो ऐसे में कौन सा इंटरफेरेंस होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंप्रेशन पे जब कंप्रेशन आएगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और कंप्रेशन पे जब रेयरफैक्शन आएगा तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, तो इस बार क्या हुआ, ऐसा पाथ डिफरेंस था तो कंप्रेशन पे रेयरफैक्शन आ गया। अब मान लो मैंने इसको और बाहर खींचा,
और बाहर खींचा। ओके, कितना बाहर खींचा? 2l इज इक्वल टू लैम्बडा, 2l इज इक्वल टू लैम्बडा। तो अब क्या हुआ, ये देखो यहां से निकला कॉम्प्रेशन, ये कॉम्प्रेशन यहां तक पहुंचा। ओके, लेकिन अब की बार जो कॉम्प्रेशन है वो यहां तक ही पहुंचेगा। ये जो कॉम्प्रेशन आया, ये कॉम्प्रेशन यहां से यहां तक जब तक आया तो ये कॉम्प्रेशन यहां तक पहुंचा, तो ये कॉम्प्रेशन आगे चला गया, यहां पर आया रेयरफैक्शन, तो ये कॉम्प्रेशन यहां से यहां तक आया। फिर अब ये रेयरफैक्शन रास्ता देखेगा कि इसका भाई हम दोनों कुछ करेंगे नहीं, तो ये रेयरफैक्शन भी आगे बढ़ गया, यहां पर आ गया कॉम्प्रेशन। तो यहां पर एक कॉम्प्रेशन एक रेयरफैक्शन आगे बढ़ चुके हैं, तो दूसरे वाला कॉम्प्रेशन यहां पर आ गया, तो ये कॉम्प्रेशन यहां से यहां तक आ गया, कॉम्प्रेशन मिक्स हो गए, फिर से क्या मिला? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो लैम्बडा पे फिर से क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, तो ऐसे ही पाथ डिफरेंस 2l इज इक्वल टू 0 लैम्बडा 2 लैम्बडा 3 लैम्बडा मतलब n लैम्बडा, और फेज डिफरेंस लैम्बडा इज इक्विवेलेंट टू पाथ डिफरेंस लैम्बडा इज इक्विवेलेंट टू फेज डिफरेंस 2 पाई। एक वेवलेंथ मतलब कितना एंगल होता है? 360। तो ये क्या हो जाएगा? 0 2 पाई 2 इंटू 2 पाई 4 पाई 3 इंटू 2 पाई 6 पाई, दैट इज 2n पाई। तो इस पाथ डिफरेंस और इस फेज डिफरेंस पे क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा? जब आपका पाथ डिफरेंस लैम्बडा बाई 2 3 लैम्बडा बाई 2 5 लैम्बडा बाई 2 डैश 2n प्लस 1 लैम्बडा बाई 2 होगा। 2n प्लस 1 लैम्बडा बाई 2 मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाई 2 होगा। और फेज डिफरेंस कितना? लैम्बडा की जगह 2 पाई रखो, पाई 3 पाई 5 पाई डैश 2n प्लस 1 इंटू पाई। ओके, तो जब आपका पाथ डिफरेंस इतना होगा और फेज डिफरेंस इतना होगा तो क्या होगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जब आपका पाथ डिफरेंस इतना और फेज डिफरेंस इतना होगा तो क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सो दिस इज वेरीफाइड बाय यूजिंग क्विंकीज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ठीक है, चलो लिख लो, पॉज करके लिख लो। So these are the last two numericals of this chapter based on Quincke's tube experiment. आराम से समझो। Quincke's tube experiment में हमारे पास क्या है? दो अलग अलग पाथ हमने क्रिएट किए हैं। एक पाथ हम क्या कर रहे हैं? फिक्स रख रहे हैं, ये पाथ फिक्स है, और इस ग्लास ट्यूब को आउटवर्ड खींच के हम पाथ डिफरेंस चेंज कर रहे हैं। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया? जब पाथ डिफरेंस 0 था तो साउंड मैक्सिमम था, जब लैम्बडा बाई 2 था तो मिनिमम था, लैम्बडा पे फिर से मैक्सिमम, 3 लैम्बडा बाई 2 पे मिनिमम, 2 लैम्बडा पे मैक्सिमम, 5 लैम्बडा बाई 2 पे मिनिमम। सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, अब इसको समझना है तो और अच्छे से समझो। मान लो एक पॉइंट है, अब ये पाथ और ये पाथ अगर सेम होगा तो यहां से निकलने वाला क्रेस्ट और यहां से निकलने वाला क्रेस्ट इस पॉइंट पे एट अ टाइम पहुंचेंगे, तो क्रेस्ट पे क्रेस्ट आएगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और अगर पाथ डिफरेंस लैम्बडा बाई 2 होगा मतलब पहले वाले का क्रेस्ट और दूसरे वाले का ट्रफ पहुंचेगा, मतलब क्या होगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ठीक है ना? तो अब देखो ये क्या बोल रहा है, न्यूमेरिकल देख लो। हम Quincke's tube experiment, there are two positions where sound become minimum। तो कोई भी दो मिनिमम पोजीशन के साउंड ले लो। ओके, द स्लाइडिंग डिस्टेंस बिटवीन देम इज, इन दोनों के बीच का स्लाइडिंग डिस्टेंस कितना है? 16.6 सेंटीमीटर। तो हमने ग्लास ट्यूब को आगे कितने डिस्टेंस से खींचा? 16.6 सेंटीमीटर। दिस इज द यल। तो मैं एक्सपेरिमेंट करते दौरान ही आपको बता रहा था कि यल लेंथ से अगर आपने खींचा तो ऊपर का यल और नीचे का लेंथ यल, पाथ डिफरेंस कितना डेवलप होगा? 2l। तो इतने डिस्टेंस से अगर बाहर खींचा तो पाथ डिफरेंस कितना आया? 2l आया। कितना आया? 2l। तो इन दोनों पोजीशन पे आपको क्या सुनाई दिया? मिनिमा। क्या सुनाई दिया? मिनिमा। तो दो मिनिमा के बीच का पाथ डिफरेंस मतलब 3 लैम्बडा बाई 2 माइनस लैम्बडा बाई 2। तो 3 लैम्बडा बाई 2 माइनस लैम्बडा बाई 2 मतलब ये आया लैम्बडा। तो दो अल्टरनेटिव मिनिमा या दो अल्टरनेटिव मैक्सिमा के बीच का डिस्टेंस कितना होता है? लैम्बडा। कितना होता है? लैम्बडा। हमेशा याद रखना, दो मिनिमा या दो मैक्सिमा के बीच का डिस्टेंस कितना होता है? लैम्बडा। तो लैम्बडा इज इक्वल टू, क्विंकीज ट्यूब होने की वजह से इसका डबल करना पड़ेगा हमें, 2 इंटू 16.6 सेंटीमीटर, दैट विल बी 6 2 12। ओके, तो 33.2 सेंटीमीटर ये आ गई वेवलेंथ।
डबल क्यों करना पड़ा समझ में आया। इसको अगर आप l से बाहर खींचोगे तो इधर का l और इधर का l, इधर का l और इधर का l, तो पाथ डिफरेंस 2l से बढ़ जाएगा। ओके, सो सिंपल फॉर्मूला v इज इक्वल टू n लैम्बडा, तो n इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय लैम्बडा। v कितना दिया है, v दिया है 332, लैम्बडा कितना है 33.2 इंटू 10 टू द पावर -2 लिखना पड़ेगा, बिकॉज सेंटीमीटर का क्या करना पड़ेगा मीटर। तो ये पॉइंट इधर सर का दिया तो ये -3 हो जाएगा, -2 माइनस और -3 हो जाएगा, ये 332 कैंसिल, -3 ऊपर जाके +3, तो 10 टू द पावर +3 इज 1000 हर्ट्ज। 1000 हर्ट्ज विल बी द राइट आंसर। ओके, तो क्विंकिस ट्यूब एक्सपेरिमेंट में स्लाइडिंग डिस्टेंस जितना होगा उससे डबल पाथ डिफरेंस डेवलप होगा। ठीक है, अगर आप इसको 5 सेंटीमीटर से आगे खींचोगे तो ये वेव को इधर 5 ज्यादा जाना पड़ेगा और इधर 5 ज्यादा जाना पड़ेगा, तो टोटल पाथ डिफरेंस कितने का आएगा 10 का आएगा। तो यल डिस्टेंस से अगर आप उसको बाहर खींचोगे तो पाथ डिफरेंस कितना डेवलप हो जाएगा 2l। क्विंकिस ट्यूब एक्सपेरिमेंट ये ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है कि यल से बाहर खींचोगे तो 2l का पाथ डिफरेंस आ जाएगा, ये समझ लेना। ठीक है, और दोनों अल्टरनेटिव मैक्सिमा या दोनों अल्टरनेटिव मिनिमा के बीच का पाथ डिफरेंस कितना होता है लैम्बडा जितना होता है। अब ये क्या बोल रहा है, 2 साउंड वेव्स, अब ये क्विंकिस ट्यूब नहीं है, इमिटेड बाय 1 साउंड सोर्स इज अप्रोप्रिएटिंग एट अ पॉइंट थ्रू 2 पाथ, अलग अलग पाथ से आ रहे हैं। तो इस पॉइंट के ऊपर एक यहां से आ रहा है और एक यहां से आ रहा है ऐसे। ठीक है, तो दो अलग अलग पाथ से आ रहा है। तो ये पाथ कितना है 36 सेंटीमीटर का और दूसरा पाथ कितना है 60 सेंटीमीटर का। तो 2 साइलेंट पॉइंट आपको सुनाई दिए, 2 मिनिमा आपको सुनाई दिए जब पाथ डिफरेंस 36 सेंटीमीटर का था। ओके, जब पाथ डिफरेंस 36 सेंटीमीटर, इन दोनों बीच वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस जब 36 सेंटीमीटर का था तब एक मिनिमा सुनाई दिया, और इन दोनों वेव्स के बीच में जब पाथ डिफरेंस 60 सेंटीमीटर का था तब भी आपको क्या सुनाई दिया, मिनिमा सुनाई दिया। तो यू हैव टू फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। तो 2 मिनिमा के बीच का डिस्टेंस, मिनिमा माइनस मिनिमा इज इक्वल टू वेवलेंथ, मिनिमा माइनस मिनिमा इज इक्वल टू वेवलेंथ। तो ज्यादा में से कम माइनस करो, 60 माइनस 36 इज इक्वल टू लैम्बडा। सो लैम्बडा इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, दैट इज 24 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। दिस इज माई वेवलेंथ, दिस इज माई वेवलेंथ। तो व्हाट विल बी द फॉर्मूला, v इज इक्वल टू n लैम्बडा। सो n इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय लैम्बडा। v कितना है 332 और लैम्बडा कितना है 330 दिया हुआ है, जो दिया वही लेना चाहिए। ओके, और लैम्बडा कितना है 24 इंटू 10 टू द पावर -2, साई चौक 24, साया पंचे 30, साया पंचे 30 बराबर ना, -2 ऊपर जाके +2, तो 5 5 0 0 डिवाइड बाय 4, 4 1 जा 1, 4 1 जा 1, 1 रहा 4 3 12 13 14 15, 4 7 28, 2 4 5 20, तो 1375 1375 हर्ट्ज। ठीक है, तो यहीं पर करते हैं इस लेक्चर को खत्म।